सोचिए एक बड़े से ऑफिस का ग्लास डोर खुलता है। एक कैंडिडेट अंदर आता है। उसने अभी तक अपना मुंह भी नहीं खोला है, किसी को ग्रीट तक नहीं किया है। पर उस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे इंटरव्यू पैनल के दिमाग में उस इंसान का रिजेक्शन ऑलरेडी तय हो चुका है। सही कहा, उनके दिमाग में फैसला हो चुका है। साउंड्स ब्रूटल, राइट? मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने बिना सुने ही फैसला सुना दिया हो। पर सच तो यह है कि ह्यूमन साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन का एग्जैक्टली यही सच है। बिल्कुल। और लोग अक्सर ये सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है बस स्टेज पर खड़े होकर लगातार बोलना, बिना रुकावट के बड़े बड़े और फैंसी शब्दों में बात करना। हाँ, जैसे कोई भाषण दे रहा हो। पर असलियत में ये शब्द तो इस पूरे खेल का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है। हम एस मैक्लाउड की बुक कम्युनिकेशन स्किल्स के उस अनसीन फ्रेमवर्क को डीकोड करेंगे। सही बात है। ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है ना, कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है। मतलब बस बोलते जाओ और प्रभाव डालते जाओ। एग्जैक्टली। हमें बचपन से यही ट्रेनिंग मिलती है कि खुद को एक्सप्रेस कैसे करना है, अच्छे शब्द कैसे चुनने। हाँ, लेकिन हम ये पूरी तरह से भूल जाते हैं कि अगर सामने वाले का रिसीवर बंद है तो हमारा कोई भी हाई क्वालिटी सिग्नल वहां पहुंचेगा ही नहीं। इस रिसर्च में इसी बात को पॉइंट आउट किया गया है कि कम्युनिकेशन कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टू वे इमोशनल और साइकोलॉजिकल एक्सचेंज है। एक टू वे एक्सचेंज, बिल्कुल। और आज हम इस डिस्कशन में सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करेंगे, जैसे वो टिपिकल एडवाइस होती है ना कि क्या करना चाहिए। हम उसके पीछे के क्यों और कैसे को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बेसिक चीज से जो हम हर दिन करते हैं, बोलना और सुनना। हाँ, द बेसिक्स, जो सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं। सही में अक्सर लगता है कि अगर हमने सही सोफिस्टिकेटेड शब्द चुन लिए तो बस हमारा काम हो गया। पर सच्चाई ये है कि शब्द नहीं, उन शब्दों की टोन मास्टर की होती है। इसको एक साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं। ह्यूमन ब्रेन की वायरिंग ही कुछ ऐसी है कि वो शब्दों के मतलब को प्रोसेस करने से पहले उस आवाज के पीछे छुपे इमोशन को प्रोसेस करता है। वेट, सच में? मतलब शब्द दिमाग में बाद में रजिस्टर होते हैं? बिल्कुल। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है एमिगडाला, जो बेसिकली थ्रेट डिटेक्शन का काम करता है। एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है। तो जब कोई हमसे बात करता है तो दिमाग सबसे पहले कुछ मिली सेकेंड्स में उस टोन को एनालाइज करके खुद से पूछता है कि क्या ये इंसान दोस्त है या दुश्मन। ओह वाह! तो अगर टोन हार्श या सरकास्टिक है तो दिमाग तुरंत एक डिफेंसिव वॉल खड़े कर लेता है, एक शील्ड लगा लेता है। उसके बाद चाहे आप कितने भी लॉजिकल या अच्छे शब्द क्यों ना बोल लें, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो दिमाग का लॉजिक समझने वाला हिस्सा है, वहां तक वो बात ठीक से पहुंचती ही नहीं है। ये तो एकदम गेम चेंजिंग इंसाइट है। मतलब दिमाग पहले टोन की स्क्रीनिंग करता है और फिर शब्दों को एंट्री देता है। इसे एक एवरीडे लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में कोई गलती हुई है। हाँ, टिपिकल ऑफिस सिनेरियो। राइट। अगर कोई बहुत रूड और अग्रेसिव टोन में बोले तुम गलत हो, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले का दिमाग डिफेंस मोड में चला जाएगा और बस आर्ग्यूमेंट शुरू। सही बात है, क्योंकि अमिगडाला ने थ्रेट डिटेक्ट कर लिया। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वही मैसेज एक काम, पोलाइट और सपोर्टिव टोन में दिया जाए कि मुझे लगता है इस हिस्से में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो इम्पैक्ट बिल्कुल बदल जाता है। मैसेज वही था कि काम गलत है, लेकिन टोन ने उसे एक अटैक से बदलकर एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन बना दिया। हाँ, और टोन के बाद ना इस इक्वेशन का दूसरा हिस्सा आता है। बोलने की तो बात हो गई, पर सुनना भी तो है, जिसे हम आमतौर पर बहुत हल्के में लेते हैं। सुनना। हाँ, इस सोर्स मटेरियल में एक्टिव लिसनिंग पर बहुत जोर दिया गया है, जो कि पैसिव हियरिंग से बिल्कुल अलग चीज है। पैसिव हियरिंग मतलब बस कानों में आवाज आना। हाँ, पैसिव हियरिंग का मतलब है कि कानों में आवाज तो पड़ रही है पर दिमाग कहीं और ही घूम रहा है। एक्टिव लिसनिंग एक इंटेंशनल एक्ट है, एक कॉन्शियस चॉइस है। इसका मतलब है सामने वाले को अपना पूरा ध्यान देना, बिना इंटरप्ट किए, और उसकी बात के पीछे के इमोशन को पकड़ना। आई सी। मुझे एक्टिव लिसनिंग का कॉन्सेप्ट ना एक रेडियो डायल को ट्यून करने जैसा लगता है। अगर हमारी ट्यूनिंग थोड़ी सी भी ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जैसे हम फिजिकली तो वहां बैठे हैं पर मेंटली अपना नेक्स्ट रिप्लाई सोच रहे हैं, तो उस कनेक्शन में स्टैटिक आने लगता है। और सामने वाले को वो स्टैटिक, वो डिस्कनेक्ट तुरंत फील हो जाता है। बिल्कुल फील होता है। एक बहुत ही रिलेटेबल आदत जो आजकल आम हो गई है वो है बात करते वक्त मोबाइल फोन स्क्रॉल करना। लोग सोचते हैं कि वो मल्टीटास्क कर रहे हैं, ऐसे हेड नॉट करेंगे और बोलेंगे हाँ तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ। ओह,
ओह, ये तो हर जगह होता है आजकल। है ना। पर एक्चुअली वो सामने वाले को सबकॉन्शियस लेवल पर ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि तुम्हारी बात मेरे स्क्रीन पर चल रही रील से कम इम्पॉर्टेंट है। ये मल्टीटास्किंग वाली आदत ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय करने का सबसे फास्ट तरीका है। रिसर्च दिखाती है कि जब कोई हमारी बात सच में सुनता है पूरा ध्यान देकर, तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, जो बॉन्डिंग हार्मोन होता है, एग्जैक्टली, जो बॉन्डिंग और ट्रस्ट का केमिकल है। इसलिए कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा गोल्डन रूल यही निकल कर आता है कि समझने के लिए सुनो, जवाब देने के लिए नहीं। समझने के लिए सुनो, जवाब देने के लिए नहीं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर एक सवाल यहाँ मेरे दिमाग में आता है, अगर समझने के लिए सुनना इतना ही पावरफुल और जरूरी है तो लोग ऑटोमेटिकली ऐसा क्यों नहीं करते? ये एक बहुत नेचुरल सवाल है। हम हमेशा सिर्फ काउंटर अटैक या रिप्लाई देने के लिए क्यों रेडी रहते हैं? ऐसा क्यों लगता है कि जैसे ही वो रुका मैं अपनी बात बोल दूंगा? इसके पीछे ह्यूमन ईगो और कॉग्निटिव लोड का बड़ा खेल है। देखिए, इंसान का ईगो हमेशा खुद को सही, स्मार्ट और डोमिनेंट साबित करना चाहता है। ये हमारा डिफॉल्ट सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अच्छा, तो जब कोई हमसे डिसएग्री करता है? हाँ, जब सामने वाला कुछ बोल रहा होता है और वो हमारे बिलीफ सिस्टम से मैच नहीं करता, तो हमारा ईगो तुरंत खतरे में आ जाता है। हम उस इंसान को समझने के बजाय उसे गलत साबित करने के लिए अपने दिमाग में आर्ग्यूमेंट्स ढूंढने लगते हैं। वाह, हम पहले ही मेंटली लड़ रहे होते हैं। सही कहा। और इसके अलावा सच में किसी को समझने के लिए अपने दिमाग को ओपन रखना पड़ता है, सामने वाले के पर्सपेक्टिव में जाना पड़ता है, जो एक हैवी कॉग्निटिव एफर्ट मांगता है। दिमाग पर बोझ पड़ता है। और दिमाग को मेहनत करना पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। ईगो को सेटिस्फाई करना आसान है, पर एम्पैथी दिखाना मुश्किल और एग्जॉस्टिंग होता है। तो मतलब अपने ईगो को साइड में रखकर ही सच में किसी की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन किया जा सकता है। ये तो बात हुई वर्बल और मेंटल फ्रीक्वेंसी की, लेकिन अब इस लॉजिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हाँ, चलिए। मान लीजिए हमने फ्रीक्वेंसी तो सेट कर ली, पर क्या हो अगर सामने वाले का रिसीवर आपके बोलने से पहले ही ऑफ हो जाए? क्योंकि जैसा हमने इंट्रो वाले इंटरव्यू रूम के एग्जाम्पल में देखा था ना, जिसमें कैंडिडेट ने कुछ बोला ही नहीं था। राइट। इंसान की बॉडी शब्दों से पहले ही पूरी एक कहानी ब्रॉडकास्ट कर चुकी होती है। यहां आती है बॉडी लैंग्वेज। ये ट्रांजिशन पॉइंट बहुत क्रूशल है। बॉडी लैंग्वेज एक साइलेंट ब्रॉडकास्ट सिस्टम है जो 24/7 चल रहा है। आप कुछ बोलें या ना बोलें, आपकी बॉडी लगातार सिग्नल्स भेज रही है। तो ये सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है। हाँ, और एवोल्यूशन के हिसाब से इंसानी दिमाग नॉन वर्बल क्यूज को रीड करने में मास्टर बन चुका है। हजारों साल पहले जब हमारे पास भाषा नहीं थी, तो इंसान एक दूसरे के इंटेंशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन से ही तो समझते थे। सही बात है। तब सर्वाइवल का यही एक तरीका था, ये दूसरा इंसान मुझे मारेगा तो नहीं। एग्जैक्टली। आज भी हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वही पुराना वाला है। शब्दों पर भरोसा करना हम बहुत बाद में सीखते हैं। पहले हम बॉडी पोस्चर और आंखों से ट्रस्ट को मेजर करते हैं। इसमें आई कांटेक्ट का मैकेनिज्म मुझे सबसे फैसिनेटिंग लगता है। सिर्फ देखना काफी नहीं है, एक ऑप्टिमम ड्यूरेशन की बात होती है, लगभग 3 से 5 सेकंड तक। हाँ, 3 से 5 सेकंड एक स्वीट स्पॉट है। राइट। उसके बाद एक नेचुरल ब्रेक लेना होता है, क्योंकि अगर कोई लगातार आंखों में देखता रहे बिना पल के झपकाए 10-15 सेकंड्स तक, तो वो एक प्रेडेटर वाली वाइब देता है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूर रहा हो। बिल्कुल, और वो सामने वाले को बहुत अनकंफर्टेबल कर देता है। और वही अगर कोई बिल्कुल आई कांटेक्ट ना बनाए, बस इधर उधर देखता रहे, जमीन को देखे, तो वो एक प्रे या शिकार जैसी नर्वस एनर्जी कन्वे करता है, जिससे अगेन ट्रस्ट ब्रेक होता है। सही कहा। वो 3 से 5 सेकंड्स का आई कांटेक्ट ये क्लियर सिग्नल देता है कि मैं प्रेजेंट हूं और मैं तुम्हारे लेवल पर हूं, कॉन्फिडेंटली। आई कांटेक्ट के साथ पोस्चर भी तो वही काम करता है। पोस्चर सिर्फ फिजिकली खड़े होने का तरीका नहीं है। ऐसा मैंने पढ़ा था कि ये एक्चुअली बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। माइंड बॉडी कनेक्शन यहाँ बहुत स्ट्रांग है। अगर कोई झुककर शोल्डर्स आगे करके खड़ा है, तो एवोल्यूशन के हिसाब से वो अपने वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब डर का सिग्नल। हाँ, ये डर और वीकनेस का सिग्नल है। इस पोस्चर से बॉडी में कॉर्टिसोल, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, उसका लेवल एक्चुअली बढ़ जाता है। वहीं जब कोई सीधा खड़ा होता है, शोल्डर्स बैक करके, चेस्ट ओपन करके, तो वो कॉन्फिडेंस दिखाता है। वो एक ओपन और कॉन्फिडेंट स्पेस क्लेम कर रहा होता है। ऐसा करने से ऑटोमेटिकली दिमाग को पावर और डोमिनेंस का सिग्नल मिलता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स थोड़े बढ़ जाते हैं, जो कॉन्फिडेंस देते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पोस्चर और आई कांटेक्ट तो ठीक है, पर चेहरे के एक्सप्रेशंस, खासकर स्माइल को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एक आम एडवाइस मिलती है हर जगह कि किसी नए इंसान से मिलो
तो स्माइल करो। हाँ, ऑलवेज स्माइल, यही बोलते हैं सब। इंप्रेशन को बचाने के लिए क्या एक फेक स्माइल काम आ सकती है? मेरा मतलब है, क्या हम इस ह्यूमन सिस्टम को हैक कर सकते हैं? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लूप होल है जिसे लोग ट्राई करना चाहते हैं कि बस स्माइल चिपका लो, पर ह्यूमन ब्रेन इसमें धोखा नहीं खाता। बिल्कुल नहीं। नहीं, एक जेन्युइन स्माइल और एक फोर्स्ड फेक स्माइल के बीच हमारा दिमाग माइक्रोसेकंड्स में फर्क बता देता है। एक रियल स्माइल को साइकोलॉजी में ड्यूशन स्माइल कहते हैं। ड्यूशन स्माइल, ये क्या होता है? इसमें सिर्फ आपके होंठ स्ट्रेच नहीं होते, बल्कि आंखों के किनारे छोटी छोटी रिंकल्स बनती हैं, क्रोज फीट जिन्हें कहते हैं। ये इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं जिन्हें आप कॉन्शियसली कंट्रोल या फेक नहीं कर सकते। ओह, तो मतलब दिमाग आंखों को रीड कर रहा होता है, होठों को नहीं? एग्जैक्टली। एवोल्यूशन ने हमें चीटर्स को पहचानने में इतना माहिर बना दिया है कि जब हम बिना आंखों के इन्वॉल्व हुए सिर्फ एक प्लास्टिक फ्लैट स्माइल देखते हैं, तो हमारा इंटरनल रेडार तुरंत अलर्ट हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल। वो अनकैनी वैली वाली फीलिंग आती है। इसलिए फेक वाइब अटेम्प्ट करने से बेहतर है कि एक न्यूट्रल पर नेचुरल एक्सप्रेशन रखा जाए। वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगता है। वही बात होगी कि हमारा मेंटल सॉफ्टवेयर इतना एडवांस्ड है कि पायरेटेड कॉपी तुरंत डिटेक्ट कर लेगा। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि बॉडी लैंग्वेज एक बाहरी आवरण यानी एक कवर जरूर है, लेकिन इसे चलाने वाला इंजन अंदर का कॉन्फिडेंस है। फाउंडेशन तो अंदर ही होती है। राइट। अगर इंजन में पावर नहीं है तो बाहर की बॉडी लैंग्वेज उस फेक स्माइल की तरह धोखा दे जाएगी। तो बड़ा सवाल ये आता है कि ये इनर कॉन्फिडेंस, ये करिश्मा बिल्ड कैसे होता है? कॉन्फिडेंस को समझने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि इसे एक परमानेंट पर्सनालिटी ट्रेट नहीं मानना चाहिए। इसे एक इंटरनल थर्मोस्टैट की तरह देखा जाना चाहिए। थर्मोस्टैट, एसी वाले थर्मोस्टैट की तरह? हाँ, अगर अंदर का थर्मोस्टैट फियर या पैनिक पर सेट है, तो बाहर की बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली वैसे ही रिएक्ट करेगी। इसे ठीक करने की शुरुआत हमारी खुद से की जाने वाली बातों से होती है, जिसे सेल्फ टॉक कहते हैं। ओ, जो हम दिमाग में खुद से बोलते रहते हैं। बिल्कुल। लोग आमतौर पर अंदर ही अंदर खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, है ना? जैसे मुझे नहीं पता ये मैं कैसे करूंगा, या लोग मुझे पक्का जज कर रहे हैं। ये नेगेटिव इंटरनल मोनोलॉग बॉडी में फिजिकली मैनिफेस्ट हो जाता है और नर्वसनेस के रूप में बाहर आता है। इसे बदलने का एक बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन इस डीप डाइव में दिया गया है कि उस नेगेटिव सेल्फ टॉक के नैरेटिव को रीफ्रेम किया जाए। जैसे मैं नर्वस हूं की जगह दिमाग को ये बताना कि मैं इस नए एक्सपीरियंस के लिए एक्साइटेड हूं। ये रीफ्रेम एक्चुअली साइंटिफिकली काम करता है। हाँ, क्योंकि फिजिकल सिम्टम्स जैसे दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, ये डर और एक्साइटमेंट दोनों में बिल्कुल सेम होते हैं। फर्क सिर्फ उस लेबल का है जो हमारा दिमाग उसे देता है। अगर मैं बोलूंगा डर लग रहा है तो दिमाग डरेगा, एक्साइटमेंट बोलूंगा तो एनर्जी आएगी। और करिश्मा की अगर बात करें तो लोग अक्सर करिश्मेटिक होने को एक मैजिकल ऑरा समझ लेते हैं कि कोई पैदाइशी करिश्मेटिक होता है, पर एक्चुअली करिश्मा प्रेजेंस का दूसरा नाम है। प्रेजेंस मतलब उस पल में मौजूद रहना। अच्छे जोक सुनाते हैं रूम में। कैरिज्मेटिक लोग वो होते हैं जो अपना पूरा अनडिवाइडेड फोकस उस एक इंसान को दे देते हैं जिससे वो बात कर रहे हैं, बिना फोन चेक किए। हाँ, आज के टाइम में जब ध्यान भटकाने के लिए हजारों चीजें हैं हमारे पास, किसी को अपना 100% ध्यान देना एक बहुत रेयर और मैग्नेटिक चीज बन चुकी है। जब कोई महसूस करता है कि उस पल में, उस कॉन्वर्सेशन में वो सामने वाले के लिए दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है, बस उस फीलिंग को ही करिश्मा कहते हैं। वाओ, दैट मेक्स सो मच सेंस। लेकिन इस इंटरनल थर्मोस्टैट को मैन्युअली सेट करने का एक बाईपास मेथड भी है, जिसे साइकोलॉजी में एम्बॉडीड कॉग्निशन कहते हैं। अभी हमने फेक स्माइल को नकारा था, पर पोस्चर और कॉन्फिडेंस में फेक इट टिल यू मेक इट का एक फिजिकल एंगल जरूर काम करता है। हाँ, फिजिकल फीडबैक लूप। राइट। अगर कोई अंदर से डर रहा है लेकिन वो कॉन्शियसली अपनी बॉडी को एक कॉन्फिडेंट पोस्चर में लाता है, सीधे खड़े होकर एक डीप नेचुरल ब्रेथ लेता है, तो मसल्स दिमाग को एक रिवर्स फीडबैक लूप भेजती हैं कि भाई हम स्ट्रेट खड़े हैं, सांसें नॉर्मल हैं, यानी हम सेफ हैं। और धीरे धीरे ब्रेन का थर्मोस्टैट उस फिजिकल रियलिटी से मैच करने लगता है। ये बॉडी को ब्रेन फीडबैक सच में एक बहुत पावरफुल टूल है। इसे एक स्टेज परफॉर्मर के एग्जाम्पल से और डीपली समझते हैं। दो लोग हैं, दोनों स्टेज पर जाने वाले हैं। ओके। एक का फोकस बिल्कुल बाहर है, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं अपनी लाइन भूल न जाऊं। ये ध्यान बाहर होने की वजह से उसकी पूरी नर्वस सिस्टम फ्रीज होने लगती है।
पैनिक अटैक आने लगता है। फिर गई वो ऐसी चीजों पर फोकस कर रहा है जो उसके कंट्रोल में नहीं है। एग्जैक्टली वहीं दूसरे इंसान का फोकस अपने कंट्रोल में आने वाली चीजों पर है। मैं बस वही डिलीवर करूंगा जिसकी मैंने प्रैक्टिस की है। मेरी ब्रीदिंग ठीक है, पोस्चर ठीक है। ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल उसके बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स और नेचुरली कॉन्फिडेंट बना देता है। तो इंजन ठीक हो गया, थर्मोस्टैट सेट है, बॉडी लैंग्वेज ओपन और रिसेप्टिव है। अब इस स्टेज पर आकर एक्चुअल कॉन्वर्सेशन के मैकेनिक शुरू होती हैं। एक नए इंसान के साथ बात शुरू करना और उसे एक नेचुरल फ्लो में आगे बढ़ाना। और अक्सर यही वो पॉइंट होता है जहां आकर लोग सबसे ज्यादा अटक जाते हैं। नेटवर्किंग इवेंट्स या पार्टीज में हमने सबने देखा है, लोग बस अपने ड्रिंक का ग्लास पकड़े एक कोने में खड़े रहते हैं, अपने फोन में देखते रहते हैं, बस इस उम्मीद में कि कोई उनसे आकर बात शुरू करेगा। इनिशिएशन का डर एक्चुअली रिजेक्शन के डर से जुड़ा होता है। हमें लगता है कि सामने वाला हमारी बात में इंटरेस्ट नहीं लेगा या हमें वियर्ड समझेगा। और सच्चाई क्या है? सच ये है कि लगभग हर इंसान उस इनिशियल ऑकवर्डनेस से बचना चाहता है और वो सीक्रेटली उस पहले इंसान का शुक्रगुजार होता है जो आगे आकर पहला कदम उठाता है और आइस ब्रेक करता है। बात शुरू करने का मतलब कोई माइंड ब्लोइंग फिलोसॉफिकल सवाल पूछना नहीं होता। हाँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक सिंपल ऑब्जर्वेशन या बस हे आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों है जैसा सवाल काफी होता है। बिल्कुल। पर बात शुरू होने के बाद असली टेस्ट होता है कॉन्वर्सेशन को जिंदा रखना। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क होता है क्वेश्चंस फ्रेम करने के तरीके में। एक होती हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, जैसे क्या तुम्हें ये शहर पसंद आया? हाँ। इसमें आंसर आएगा हाँ या नहीं। इसमें कॉग्निटिव इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो है, सामने वाले को सोचना नहीं पड़ा और बस बात वहीं डेड एंड पे पहुंच जाती है। फिर ऑकवर्ड साइलेंस। इसकी जगह अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज करें, जैसे इस शहर में तुम्हें सबसे अलग या इंटरेस्टिंग क्या लगा, तो अब गेम बदल गया। अब सामने वाले को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, एक पर्सनल कहानी सोचनी पड़ेगी और अपने थॉट्स को एलैबोरेट करना पड़ेगा। सही पकड़ा। और जब वो सामने वाला जवाब दे रहा हो ना, तब एक एडवांस टेक्निक काम आती है जिसे लिंक मेथड कहा जाता है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, दूसरे के बोलते ही अपना नया टॉपिक छेड़ देते हैं। हाँ, ओ अच्छा, मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। एग्जैक्टली, जो कि बहुत अनोइंग होता है। लिंक मेथड में आप सामने वाले के जवाब में से ही नया सवाल निकालते हैं। अगर उसने कहा कि मुझे यहाँ का लोकल खाना और ठंडी हवा बहुत पसंद आई, तो आप खाने या ठंडी हवा पर आगे सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, आपने बेस्ट डिश कहाँ ट्राई की? हाँ, ये उस इंसान को ये एहसास दिलाता है कि उसकी हर बात सच में ध्यान से सुनी जा रही है और इससे कॉन्वर्सेशन अपने आप बिना किसी एफर्ट के फ्लो होती रहती है। ये लिंक मेथड एक तरह से कम्युनिकेशन का सेफ्टी नेट बनने का काम करता है। लेकिन फिर भी देखिए, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हों, कभी ना कभी दो लोगों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस वाला पल आ ही जाता है, जब दोनों का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। उस मोमेंट को हैंडल करने के लिए अपने पास कुछ यूनिवर्सल रेस्क्यू टॉपिक्स हमेशा होने चाहिए, जैसे ट्रैवल, मूवीज, फूड या किसी की हॉबीज। हाँ, इन टॉपिक्स पर हर इंसान के पास बताने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। खाना सबको पसंद है, मूवीज सब देखते हैं। ये रेस्क्यू टॉपिक्स इसीलिए फेल प्रूफ हैं क्योंकि सीधे इंसान के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जुड़े होते हैं। लेकिन इन सब टैक्टिक्स के बीच एक सबसे जरूरी चीज याद रखनी चाहिए कि कॉन्वर्सेशन एक कंपटीशन नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। लोग कई बार बात करते वक्त उसे एक डिबेट बना देते हैं, जहां उन्हें बस अपना पॉइंट सुपीरियर प्रूव करना होता है। पर सच्चाई ये है कि बातें खत्म होने के बाद लोग आपके द्वारा बोले गए शब्द और फैक्ट्स पूरी तरह भूल जाते हैं, पर वो उस फीलिंग को कभी नहीं भूलते जो उन्हें आपके साथ बात करके महसूस हुई थी। माया एंजेलो का फेमस कोट है ना, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड बट दे विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। एग्जैक्टली। क्या उन्हें रिस्पेक्टेड फील हुआ, क्या उन्हें फील हुआ कि उन्हें सुना गया, वो एहसास ही असली मेमोरी बन जाता है। और जब हम किसी को वो पॉजिटिव और रिस्पेक्टेड फीलिंग दे पाते हैं, तभी वहां एक सॉलिड कनेक्शन बनता है। ये कनेक्शन फाउंडेशन बनता है कम्युनिकेशन के सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले एस्पेक्ट की, परसुएशन स्किल्स। पर्सुएजन, हाँ, ये सुनते ही लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। बिल्कुल। एक बार जब भरोसा बन गया, तो किसी को अपने आइडियाज या पॉइंट ऑफ व्यू पर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए। अक्सर परसुएशन का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि ये कोई माइंड कंट्रोल या स्लीजी मैनिपुलेशन टेक्निक है। सेल्समैन वाली वाइब आती है। परसुएशन और मैनिपुलेशन में उतना ही बड़ा फर्क है जितना एक गाइड और एक डिक्टेटर में होता है। मैनिपुलेशन का मतलब है डिसेप्शन से
या इमोशनल फोर्स करके किसी से अपना काम निकलवाना, जिसमें अल्टीमेटली सामने वाले का नुकसान हो सकता है। विन लूज सिचुएशन। हाँ, जबकि परसुएजन का मतलब है कि सामने वाले की नीड्स को पहले समझना और उन्हें अपने आइडिया के साथ इस तरह अलाइन करना कि दोनों का फायदा हो। विन विन सिचुएशन। परसुएजन फोर्स पर नहीं, ट्रस्ट और अलाइनमेंट पर काम करता है, और इसका कोर साइकोलॉजी के उस थ्योरी पर बेस्ड है जिसे नोबेल लॉरिएट डैनियल कैनेमन ने बताया था। सिस्टम 1 और सिस्टम 2 थिंकिंग, राइट? बिल्कुल। इंसान आखिर डिसीजन लेता कैसे है, उसके ऊपर ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। और आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि लोग हमेशा लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेते हैं और बाद में उस डिसीजन को लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। एग्जैक्टली। इसे ऐसे देखते हैं, अगर कोई आपसे कहे कि एक नए सॉफ्टवेयर में 10 नए टेक्निकल फीचर्स हैं और इसका प्रोसेसिंग टाइम 3 सेकंड कम है, तो ये सिर्फ ड्राई लॉजिक है। पर अगर वही इंसान कहे कि ये सॉफ्टवेयर आपका हर हफ्ते 10 घंटे का मैनुअल काम बचा लेगा, जिससे आप वीकेंड आराम से अपने दोस्तों या फैमिली के साथ बिता पाएंगे, तो अब उसने एक और इमोशन टैप कर लिया है, फ्रीडम और आराम का इमोशन। सही। और इंसान का डिसीजन उस आराम और फ्रीडम वाली फीलिंग पर होगा, ना कि 3 सेकंड के प्रोसेसिंग टाइम पर। वो लॉजिक तो वो अपने बॉस को बोलने के लिए यूज करेगा कि मैंने खर्चा क्यों किया। इसका एक स्टेप और डीपर जाते हैं। परसुएजन में रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल सबसे मजबूत पहिया है, जिसे आम भाषा में गिव फर्स्ट अप्रोच कहते हैं। पहले देना, फिर कुछ उम्मीद करना। हाँ, अगर आपको किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना है तो पहले उन्हें कोई वैल्यू प्रोवाइड करें, चाहे वो किसी छोटी मदद के रूप में हो, जेन्युइन अप्रिसिएशन हो, या बस उनके किसी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना हो। जब आप पहले वैल्यू देते हैं तो ह्यूमन साइकोलॉजी नेचुरली उस एहसान को लौटाने के लिए मजबूर करती है। ये हमारे डीएनए में है। पर यहाँ एक अलग पर्सपेक्टिव को भी देखना पड़ेगा। मैं डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूँ यहाँ। मान लीजिए सिचुएशन बहुत डेटा हैवी या कॉर्पोरेट है। ओके, जैसे कोई B2B डील। हाँ, जैसे 2 बड़ी कंपनीज के बीच एक बिजनेस डील हो रही है, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे। वो लोग सिर्फ नंबर्स, ROI और प्रॉफिट मार्जिन्स देख रहे हैं। ऐसी एक्सट्रीमली लॉजिकल सिचुएशंस में तो लोग इमोशंस पर डिसीजन नहीं लेंगे ना? क्या तब भी ये ट्रस्ट और फीलिंग्स वाली बातें मैटर करती हैं? ये पॉइंट बहुत वैलिड लगता है, पर सच तो ये है कि साइकोलॉजी हर स्केल पर एक जैसी ही काम करती है। बिजनेस डील में लॉजिक, नंबर्स और फैक्ट्स जरूरी हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्रिएट करते हैं। वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देते हैं कि आप टेबल पर बैठने लायक है। वो टिकट टू एंट्री है। लेकिन इमेजिन करें कि 2 अलग-अलग कंपनीज बिल्कुल सेम प्रॉफिट मार्जिन और ROI ऑफर कर रही हैं। उनके शीट्स बिल्कुल सेम है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको चुनेगा? वहां फाइनल डिसीजन इस बात पर होगा कि किस टीम के साथ कम्युनिकेट करना ज्यादा क्लियर, रिलायबल और स्ट्रेस फ्री लग रहा है। जिसके साथ डिनर करके मजा आया। एग्जैक्टली। किस टीम के इंटेंशंस पर भरोसा है। अल्टीमेट टाई ब्रेकर हमेशा वो ट्रस्ट और इमोशनल कंफर्ट ही होता है। परसुएजन कभी पुश करने से नहीं होता, क्योंकि बेसिक ह्यूमन नेचर है कि जितना हम पर फोर्स लगता है हम उतना ही रेजिस्ट करते हैं, पुश बैक करते हैं। इसका मतलब परसुएजन सामने वाले को हराकर अपना पॉइंट मनवाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनके साथ एक ही साइड में आकर उन्हें रास्ता दिखाना है, उनका सहयोगी बनना है। बिल्कुल, पार्टनर बनना है। तो अगर इस पूरे डीप डाइव के फ्रेमवर्क को एक साथ जोड़कर देखें तो हमने पाया कि कम्युनिकेशन एक ड्राई मैकेनिकल एक्ट नहीं है। ये सबसे पहले टोन की राइट फ्रीक्वेंसी सेट करने से शुरू होता है। हाँ। फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज बिना शब्दों के उस ट्रस्ट का बेस बनाती है। वो बॉडी लैंग्वेज ताकत लेती है हमारे अंदर के इमोशनल थर्मोस्टैट से। फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस और एक्टिव लिसनिंग से हम उस ट्रस्ट को एक सोचे समझे कनेक्शन में बदलते हैं। और आखिर में वही कनेक्शन एक जेन्युइन इन्फ्लुएंस या परसुएजन में तब्दील होता है। ये सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर किसी एक स्टेज पर कनेक्शन टूटता है तो आगे के स्टेप्स ठीक से काम नहीं करेंगे, चेन ब्रेक हो जाएगी। हाँ, इसीलिए इस पूरे फ्रेमवर्क को कॉन्शियस एफर्ट्स और लगातार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये ओवरनाइट नहीं होता। ये सफर सच में आंखों को खोल देने वाला था। हमने दूसरों के साथ जुड़ने और उन्हें बेहतर ढंग से समझने के कई साइकोलॉजिकल डायमेंशंस देखे। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक नया, थोड़ा अलग एंगल सोचते हैं। एक आखिरी विचार। जरूर। अगर कम्युनिकेशन का सबसे सुनहरा नियम किसी और को ध्यान से बिना ईगो के सुनना है, तो क्या हो अगर हम यही नियम खुद पर लागू करें? हमारे अंदर का डर, हमारी सेल्फ डाउट वाली आवाज जब हमसे कुछ कहती है,
तो हम आम तौर पर उससे भागते हैं या उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं। पर अगर हम उस इंटरनल आवाज़ को भी उसी एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथी के साथ सुने, बिना जज किए उसकी टोन को समझने की कोशिश करें, तो क्या खुद से होने वाले ये कम्युनिकेशन हमारी लाइफ की सबसे बड़ी जीत नहीं बन जाएगा? इस विषय पे अपने आप से थोड़ी गुफ्तगू ज़रूर करके देखिएगा।